Good morning, students. In our last class, we have discussed the Bohr's atomic model, right? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को, उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया था वो बोर ने बाय हिज एक्सपेरिमेंट, बेसिकली बाय हिज एक्सपेरिमेंटल मॉडल या द एटॉमिक मॉडल. So we have discussed the postulates of Bohr's atomic model also कि बोर ने किन किन बेसिस पर रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को ओवरकम किया था, किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, राइट. अब हमको पढ़ना है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन. रदरफोर्ड की बोर का एटॉमिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन. बोर की जो थ्योरी है हाइड्रोजन एटम को लेकर, बोर ने बेसिकली हाइड्रोजन एटम को लेकर एक थ्योरी दी थी, उसको समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन. सो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया गया था बोर ने अपनी थ्योरी के द्वारा. उस कैसे क्या एक्सप्लेन किया था वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे. सबसे पहले हमने मान लिया कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, ये हो गई एक ऑर्बिट, एक फिक्स्ड ऑर्बिट जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस, राइट. इस न्यूक्लियस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है इस तरीके से. जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली आर, राइट. न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट तक की डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया आर. लेट द वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं तो लेट वेलोसिटी बी गिवन बाय वी, राइट. जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को मैंने मान लिया v के बराबर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं स्मॉल m के बराबर. तो उस कंडीशन में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, that centripetal force of electron can be given by Fe is equals to mv square upon में r, right. हमको पता है centripetal force के लिए फॉर्मूला it will be equals to Fe square upon में Fe is equals to mv square upon में r, where m is the mass, v is the velocity and r is the radius. Here the radius is taken to be the distance between the orbit and the nucleus, right. एक चीज और आपको पता है, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ से, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ से हमको पता है दिस F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. that the magnitude of that electrostatic force can be given by 1/4 pi epsilon naught E dot E upon r square. Here we have taken E dot E because हमको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है. द डिफरेंस विल बी ओनली दैट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, राइट. ऑल्सो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट. ये जो दोनों फोर्सेस हैं, सिंस ये दोनों ही फोर्सेस हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स नहीं होता है, राइट. सो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज जो है वो जस्ट पुट कर दी है. वी हैव पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर एंड वी हैव जस्ट इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस फॉर द फोर्सेस. इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया. इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा दैट आई हैव रिटन ओवर देयर, राइट. एक चीज और आपको पता है, वी नो दैट बाय बोर्स कंडीशन, बोर ने एक कंडीशन दी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट का चक्कर सिर्फ तब लगा सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी केवल तभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का चक्कर लगा पाएगा, where n is the quantum number, right.
दिस एन भी एनी इंटीजर, या एन कोई भी इंटीजर हो सकता है. We know that the angular momentum can be given by mvr, so that we will get mvr is equals to nh upon में 2 pi, right. यहाँ से अगर मैं v के लिए एक्सप्रेशन निकालूं तो v के लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट विल बी बेसिकली 1 अपॉन में 2 पाई इंटू nh अपॉन में mr, right. This can be the expression for the v, that is the velocity of the electron that is revolving in the orbit, right. So यहाँ से आपके पास v के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा that this v is equals to nh अपॉन में this is n 2 pi mr, right. यहाँ पे अगर आपको इन सब की वैल्यूज पता है so you can easily find out the velocity of the electron that are revolving in the orbits of any of the around any nucleus, right. यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है. अगर मुझे रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी होगी वो अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो समझते हैं. स्टेशनरी ऑर्बिट की जो रेडियस है दैट वी कैन कैलकुलेट ऑन ये जो आपके पास वैल्यू आई है v की, द वैल्यू दैट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, अगर आप उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो सो दैट यू विल गेट हियर, अगर सॉरी इक्वेशन 1 में नहीं, सो इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं. अगर हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दें, यहाँ से जो v की वैल्यू आई है तो यहाँ से हमको r की वैल्यू मिलेगी. सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी विल गेट m अपॉन में r एज इट इज this is v square, this is v square here. यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड वी विल गेट nh अपॉन में 2 पाई mr का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, राइट. सिंस यहाँ पे v का स्क्वायर था इसलिए जब आप यहाँ पे v की वैल्यू पुट करोगे सो यू हैव टू राइट स्क्वायर ओवर देयर, राइट. दैट इस स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास टर्म्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, m इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन में 2 पाई इंटू एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, राइट. फ्रॉम हियर आपके पास जो टर्म्स बची हैं उनको हम लिख लेते हैं. सो दैट वी विल गेट e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 2 पाई. सो जस्ट जो टर्म्स हमारे पास बची है हमने उनको लिख दिया एज इट इज. नाउ व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर. ओके, दिस इज द होल स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर की भी सारी टर्म्स जो है उनका स्क्वायर हो जाएगा. सो दैट फ्रॉम हियर यू विल गेट 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट. सिंस ये पूरे का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का भी स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल, हमारे पास डिनोमिनेटर में बच रही है जो टर्म्स उनको हम लिख लेते हैं. वी विल गेट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, राइट. दिस इज द टर्म्स दैट वी आर हैविंग लेफ्ट विद. मुझे बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेशन चाहिए r के लिए, और अगर मुझे r के लिए एक्सप्रेशन चाहिए सो मैं r को एक साइड ही रहने दूंगा, बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनको मैं दूसरी साइड भेज देता हूँ सो दैट आई विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर r. here we are having one more r, so ये वाला r जो है वो हमारे साथ में ऐसे ही चल रहा है, राइट. सो r को हमने एक ही साइड रहने दिया, बाकी सारी टर्म्स को दूसरे साइड ले जाएंगे. पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व द टर्म्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल गेट 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर. यहाँ से इस आर को अगर मैं एज इट इज रखूँ, बाकी सारी टर्म्स को
शिफ्ट कर दूं सो दैट आई विल गेट ये ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, ये जो है ये नीचे चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यू विल गेट दिस आर इज इक्वल्स टू, आर के लिए जो हमारे पास टर्म्स बची है वो हम लिख देते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम ई, राइट, हियर वी आर हैविंग दिस एम ऑल्सो, so you will get n square h square epsilon naught upon में e square into pi into m. This is the expression for the radius of the orbit that you are talking about, right? जिस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो दिस कैन बी द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ऑल्सो हमारे पास आ गया है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट? यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो कि ये जो आर होगा, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, कांस्टेंट, एच इज द प्लांक कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस R is directly proportional to n square, right? ये जो R है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? n स्क्वायर के, और चूंकि ये R n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जैसे जैसे क्वांटम नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो बोर की रेडियस है वो भी बढ़ती जाएगी, राइट? सो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस हो जाएगी that will be called the Bohr's radius, right? जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है that is for n is equals to 1. जब हम n is equals to 1 की बात करेंगे तो n is equals to 1 को हम बोलते हैं Bohr's orbit, right? So n is equals to 1 के लिए अगर आप रेडियस की वैल्यू निकालो तो that particular orbit is said to be the Bohr's orbit. And for n is equals to 1 you will get this r is equals to h square epsilon naught upon में e square into pi m, ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, दैट इज व्हेन वी हैव टेकन द n is equals to 1, राइट? ऑल्सो चूंकि हम यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, दिस आर इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल, राइट? तो चूंकि ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए मैं इसको आर नहीं लिखते हुए ई लिख देता हूँ, और चूंकि हम फर्स्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 0, राइट? सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर E0, दैट इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो हमको यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट? नाउ अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के बारे में, और दूसरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया है, राइट? देयर आर ऑल्सो सर्टेन थिंग्स विच वर गिवन बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल से कुछ और चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया था, जैसे कि फ्रीक्वेंसी को, तो उसको भी हमको यहाँ पे मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन किया था। ऑल्सो उन्होंने किस इलेक्ट्रॉन्स में किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में कितनी वेलोसिटी होती है, और अगर एनर्जी ऑर्बिट चेंज हो रहा है तो तब उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी या किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, राइट? सो आपके पास एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा दैट दिस MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई, और यहाँ से अगर मैं इस MV की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास V आ जाता है NH अपॉन में MR इंटू 2 पाई। ये एक्सप्रेशन मेरे पास ऑलरेडी है, राइट? एक चीज और, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला, इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन हमने निकाला दैट इज फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दैट इज r के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो r के लिए एक्सप्रेशन होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर
where n is representing the energy level, h is the Planck constant, absolute node जो है वो absolute permittivity, pi m e square, right? ये तो पता ही है कि पाई क्या है, एम क्या है और ई क्या है, राइट? सो हमने ये दो एक्सप्रेशंस हमको यहाँ से मिले हैं, दैट बोथ द एक्सप्रेशंस वी हैव रिटन एज इट इज। नाउ यहाँ से ये जो आर की वैल्यू आपको मिली है, अगर उस आर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देते हो, सो दैट वी विल गेट दिस v इज इक्वल्स टू, इस आर को मैंने कुछ नहीं किया है, आर को अलग से लिख लिया है, और यहाँ पे मैं इस आर की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, so that I will get epsilon naught n square h square, ये जो टर्म्स हैं, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, and we will get pi m e square, right? तो आपके पास जो वैल्यूज थी वो यहाँ से आ गई हैं। we have got v के लिए हमने एक्सप्रेशन, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड यू विल गेट दिस v इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एन एच, राइट? सो जो टर्म्स हमारे पास बच रही हैं उन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, 2 तो कांस्टेंट है ही सही। So you can conclude one thing from here, that this velocity is inversely proportional to 1 upon में n, मतलब कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी, थर्ड में और कम, और इस तरीके से जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज दिस v is inversely proportional to n, right? So this is basically what the relation between v and n is. So this is the relation between v and n. यहाँ से एक चीज और इम्पोर्टेंट केस बनता है, अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दूं, राइट? कुछ नहीं किया है इस इक्वेशन में, c दैट इज द c इज द स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास और एक काम करता हूं, इस n को मैं c के फॉर्म में लिख देता हूं और इस वाले c को अंदर लिख देता हूं, तो ये जो है ये कांस्टेंट के बराबर होगा। सिंस यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है, अगर आप सबकी वैल्यूज पुट कर दो और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कांस्टेंट के बराबर आएगा, और इस कांस्टेंट की इस कांस्टेंट को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, राइट? बेसिकली ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट के बराबर होती है जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, राइट? दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/137, राइट? इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, कितनी है? 1/137। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो वेलोसिटी आ जाएगी This can be another form of representation of the v, that is the speed of electron in the innermost orbit is 1/137 times the speed of light in vacuum, right? यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हो कि n is equals to 1 अगर हुआ तो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी होती है? लाइट की स्पीड के 1/137 टाइम्स, राइट? और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो हमको ऑब्वियसली पता ही है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेशन दैट इज बीइंग फॉलोड बिटवीन v, c and n, right? Now the next and the fourth point that was explained by Bohr is the frequency of electron in the stationary orbit.
स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी बोर ने हमको एक एक्सप्रेशन दिया था। बेसिकली हम क्या समझते हैं फ्रीक्वेंसी से, सो वी ऑल नो दैट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में जो फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, दिस थिंग, ये चीज़ आपको पता है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ऑल्सो एक चीज़ आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट दिस v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये चीज़ आपने 11th में पढ़ी है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ऑल्सो एक चीज़ आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, वेयर इज दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सो दैट यू कैन राइट v इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इंटू आर। दिस इज v, दिस इज न्यू, राइट। ये दोनों अलग अलग है, ये वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ये न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो हमने कुछ नहीं किया है, सारी वैल्यूज पुट कर दी है। चूंकि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो न्यू की टर्म्स में हमने न्यू की वैल्यू निकाल दी, सो दैट यू विल गेट v अपॉन में 2 पाई r। सो आपके पास न्यू की वैल्यू आ गई v अपॉन में 2 पाई r। नाउ एक चीज और आपके पास है, इस v के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इसके पहले वाले टॉपिक में, दैट इज v इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ये चीज हमको पता है, राइट। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, सो दैट आई विल गेट दिस न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई r मैंने अलग कर दिया, v एज इट इज लिख दिया है। यू विल गेट न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई r इंटू v की जगह हमने v की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, और यहाँ से आपके पास न्यू के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट यू हैव गॉट फ्रॉम देयर। यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सारी टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, सो दैट वी विल गेट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू NR H, राइट। सो न्यू के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि E कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट, H is also constant, that is the Planck constant. So we will conclude from here that this nu is proportional to 1 by n, that is first orbit में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप आगे के ऑर्बिट्स पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, राइट। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। सो इस तरीके से बोर ने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझाया था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को, जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस को, और फ्रीक्वेंसी को, राइट। जो वेलोसिटी होती है उसका लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो उस समय उनकी एनर्जी क्या होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस की जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हमने 5 सीरीज पढ़ी थी हाइड्रोजन एटम की, उसको डिटेल में समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।